हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट क्लास के अंदर अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं कोलिजन थ्योरी या संगठित सिद्धांत या इसे टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, यह सिद्धांत सबसे पहले तो यह थ्योरी किसके बारे में एक्सप्लेनेशन करती है, किसके बारे में? सबसे पहले तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं या फिर क्रियाकारक के अणु होते हैं वो उत्पाद में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करती है कोलिजन थ्योरी। तो देखिए, कोलिजन थ्योरी क्या होती है। सबसे पहली बात तो इसकी डिस्कवरी की थी मैक्स ट्राउटर जो विलियम लुइस ने। तो इस सिद्धांत की खोज सबसे पहले मैक्स ट्राउटर जो विलियम लुइस ने 1916 से 18 के बीच में की थी। एक प्रसिद्ध सिद्धांत गैस के अणु जो गतिक सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। देखिए, सबसे पहले तो कोलिजन थ्योरी के अनुसार जो टक्कर सिद्धांत है, इस टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो अभिकारक के अणु होते हैं उनको एक ठोस गोले के रूप में माना जाता है। मतलब कोई भी अभिकारक, जैसे रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उनको किसके रूप में माना गया है? एक ठोस गोले के रूप में माना गया है। यहाँ पर एक डेफिनेशन भी है। देखो, एक चीज और, कोलिजन थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टक्कर करते हैं। क्या करते हैं? जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, ये आपस में टक्कर करते हैं या कोलिजन करते हैं। ये टक्कर करेंगे, उसके बाद में इनके पास में एनर्जी मिलेगी। इनको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी इतनी मिल जाएगी कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो सबसे पहली बात हो गई कि क्रियाकारक के अणु आपस में क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। कैसे? तो टक्कर करेंगे तो इसमें सबसे पहले कौन सी ऊर्जा आएगी? गतिज ऊर्जा आएगी, जो किस में कन्वर्ट करेगी? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, देखो इसमें अभिकारक के अणु सभी टक्कर करेंगे, लेकिन टक्कर करने के बाद में जो जितने अपने पास में अभिकारक के अणु हैं वो ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल या बहुत से अणु ऐसे बचेंगे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो क्रियाकारक में जितने अणु होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कभी भी नहीं होते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट में कौन से अणु कन्वर्ट होंगे। देखिए, ऐसे अणु जिनके टक्कर के पश्चात जिनके पास में दहलीज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिन मॉलिक्यूल के पास में दहलीज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है वे अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिनके पास में दहलीज ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है वे उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं। एक चीज और, ऐसे अभिकारक के अणु जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं और जिस टक्कर से उत्पाद में परिवर्तित होते हैं वह प्रभावी टक्कर कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर का मतलब ये हो गया कि ऐसी टक्कर जो क्रियाकारक के अणु को किस में कन्वर्ट करती है? उत्पाद में परिवर्तित करती है। दूसरी टक्कर की बात करते हैं अपन, अप्रभावी टक्कर। देखो, अप्रभावी टक्कर क्या होती है? ऐसी टक्कर जिसे टक्कर करने के बाद में या कोलिजन करने के बाद में भी अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। अगर उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी कितनी, जितनी उनको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है। देखो, सबसे पहले मैं लास्ट जैसे क्लासों के अंदर पढ़ा चुका हूं कि कौन से अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे। जिन अणु के पास में दहलीज ऊर्जा प्राप्त होगी वही अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो जो अप्रभावी टक्कर होगी उनमें अभिकारक अणु के पास में, जो अप्रभावी टक्कर होगी उनमें अभिकारक अणु के पास में दहलीज ऊर्जा नहीं मिलेगी, जबकि प्रभावी टक्कर होगी उसमें अभिकारक अणु के पास में क्या मिल जाएगी? दहलीज ऊर्जा। तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी डेफिनेशन आए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों को एक ठोस गोले के रूप में, अभी बताया जो कोलिजन सिद्धांत है वो जितने भी अपने क्रियाकारक के अणु होते हैं उनको एक ठोस गोले के रूप में मानता है। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या संगठित आवर्ती या टक्कर आवर्ती या कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये अपना अभिकारक मिश्रण है, इसके अंदर ये अभिकारक मिश्रण हो गया जिसका आयतन क्या है? इकाई आयतन। इस इकाई आयतन में एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या, इस इकाई आयतन में एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या टक्कर आवर्ती या फिर संगठित आवर्ती या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक ही बात होगी, संगठित आवर्ती कह सकते हैं या फिर टक्कर आवर्ती कह सकते हैं या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसको अपन जेड से डिनोट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई संगठित आवर्ती या कोलिजन फ्रीक्वेंसी की। क्या? कि अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या उसकी संगठित आवर्ती या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है।
सामान्य ताप व दाब पर संघटित आवर्ती 10 की पावर 25 से लेकर के 10 की पावर 28 तक हो सकती है। देखो सामान्य ताप और दाब पर कितनी हो सकती है, 10 की पावर 25 से लेकर के 28 तक। प्रारंभ में संघटित आवर्ती तीव्र होती है। एक चीज का और ध्यान देना, कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो स्टार्टिंग में कोई भी रिएक्शन बहुत तीव्र गति से होती है, मतलब फास्ट रिएक्शन होती है, लेकिन समय के साथ में उसका वेग क्या होता जाता है, घटता जाता है। प्रत्येक टक्कर संघटित रासायनिक परिवर्तन, देखो अभी मैंने बताया कि टक्कर बहुत सारी होंगी, लेकिन सभी टक्कर ऐसी नहीं होंगी कि उत्पाद में परिवर्तित हो। तो अपन यहाँ पर ये मीन्स निकाल सकते हैं कि प्रत्येक टक्कर रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होती है। मतलब ऐसी टक्कर ही रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम होगी जो क्रियाकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करेगी, और जो क्रियाकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित नहीं करेगी वो रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो इसकी डेफिनेशन लिख रखी है मैंने प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर की। देखो जो संगठन या टक्कर वास्तव में अभिकारकों को उत्पाद में रूपांतरित करने में सक्षम होती है। मतलब अपने पास में क्रियाकारक के अणु हैं, क्रियाकारक के अणु जो क्रियाकारक के अणु टक्कर के पश्चात उत्पाद में परिवर्तित होंगे तो ऐसी टक्कर तो कहलाएगी प्रभावी टक्कर। क्या कहलाएगी, प्रभावी टक्कर। तो इसकी डेफिनेशन होगी जो या वह टक्कर वास्तव में अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित करने में सक्षम होती है वह प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघटन या इफेक्टिव कोलिजन कहलाती है। क्या कहलाती है, इफेक्टिव कोलिजन। इसके इंग्लिश में भी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, देख सकते हो आप लोग। द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सर इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे अपन ने जेड से डिनोट किया था। द कोलिजन विच आर एक्चुअली केपेबल द ट्रांसफॉर्मिंग रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, मतलब ऐसी कोलिजन जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, ऐसी जो कोलिजन क्या कहलाती है, इफेक्टिव कोलिजन कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा प्रभावी टक्कर मतलब ऐसी टक्कर जिसके पश्चात क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं प्रभावी टक्कर कहलाती है, और ऐसी टक्कर जिसमें क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं अप्रभावी टक्कर कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए दोबारा देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट, अब देखिए मैंने अभी बताया जो क्रियाकारक के अणु होंगे वो उत्पाद में परिवर्तित होंगे, तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि सभी क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो ये सभी क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित क्यों नहीं होंगे? इसके लिए दो अवरोध या टू बैरियर होते हैं। मतलब कोई भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए टू बैरियर यहाँ पर फॉलो करने होंगे। सबसे पहला है ऊर्जा अवरोध, जिसे अपन बोलेंगे एनर्जी बैरियर। देखो जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर कोई चट्टान है, ठीक है। अगर अपने को चट्टान को पार करना है तो यहाँ से अपने पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि अपन उस चट्टान तक पहुँच पाए। तो अपन चट्टान पर पहुँच पाएंगे तो अपने पास में अगर इतनी एनर्जी है तो वो तो हो गई एक तरह से, यहाँ पर अपने पास में जितनी एनर्जी थी रिक्वायर्ड एनर्जी पूरी हो गई, ठीक है। तो इसको दहलीज एनर्जी बोल सकते हैं। अब दूसरी बात ये होगी कि कई ऐसा भी हो सकता है कि अपन यहीं आकर के अटक जाएं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये क्या किसका काम कर रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है। और कैसी बैरियर का काम कर रहा है, एक एनर्जी बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा अवरोध, देखो क्रियाकारक में उपस्थित बंध तोड़। देखो एक चीज का और ध्यान देना, जितने भी क्रियाकारक के अणु हैं, जैसे ये क्रियाकारक के अणु के बीच में भी बंद होंगे, तो कोई भी रिएक्शन होंगे तो क्रियाकारक के अणु पहले, जो भी क्रियाकारक के अणु के मध्य जो बंध बन रहे हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे या फिर टूटेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्रियाकारक में उपस्थित बंध तोड़ने के लिए उनमें पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए। अपने पास में टक्कर में इनके बीच में क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, जिससे क्रियाकारक अणु के मध्य प्रभावी टक्कर हो सके। मतलब अपने पास में पर्याप्त ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए कि जिनके बीच में टक्कर हो सकते हैं। इस प्रकार टकराने वाले क्रियाकारक अणु द्वारा धारित न्यूनतम ऊर्जा को दहलीज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान देना, जो क्रियाकारक के अणु टकरा करके उत्पाद में परिवर्तित होंगे तो यहाँ पर परिवर्तित होने के लिए जो रिक्वायर्ड या आवश्यक ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है, दहलीज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात जिन अणुओं के पास में दहलीज ऊर्जा होगी वो ही उत्पाद में परिवर्तित होंगे, और जिनके पास नहीं होगी वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। दूसरा है यहाँ पर अभिविन्यास। देखो ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन दे रहे हैं। देखो ओरिएंटेशन को देने का मतलब ये हो गया कि अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब हो गया कि डायरेक्शन। देखो अगर क्रियाकारक अणु की डायरेक्शन सही होगी तो उत्पाद में परिवर्तित होंगे, लेकिन क्रियाकारक अणु की डायरेक्शन या फिर उनका अभिविन्यास ही सही नहीं होगा तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। तो लिख रखा है सही दिशा में, अर्थात परस्पर आमने सामने वाली टक्करें ही प्रभावी टक्कर होती हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ ये एन है, इधर भी एन है, यहाँ पर एक तरह से बोल सकते हैं कि इन अणुओं के सही विन्यास है। तो सही विन्यास है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में। तो अगर उत्पाद में परिवर्तित हो गया तो टक्कर कैसे होगी, प्रभावी टक्कर NO2 NO2, यहाँ पर N2O4 की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखो यहाँ पर ये N है, इधर N है, तो यहाँ पर अभिविन्यास इसका सही नहीं है, तो ये इसमें क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, और उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे तो ऐसी टक्कर कौन सी होगी, अप्रभावी टक्कर होगी। तो देखो कोई भी क्रियाकारक का अणु है उसको उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए दो बैरियर काम में आ रहे हैं। एक तो ऊर्जा अवरोध है, ऊर्जा अवरोध का मतलब हो गया कि उस ऊर्जा अवरोध को पार करके जाएगा अणु, वही उत्पाद में परिवर्तित होगा। दूसरी तरफ है अभिविन्यास अवरोध, अभिविन्यास का मतलब हो गया कि उसकी डायरेक्शन किस साइड में है। अगर सही अभिविन्यास है तो उत्पाद में परिवर्तित होंगे, और जिनका सही अभिविन्यास नहीं है वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे। नेक्स्ट है इसमें अभिक्रिया मिश्रण के, देखो कुछ डेफिनेशन हो रहे हैं। अभिक्रिया मिश्रण के इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या संगठित आवर्ती, या अभी मैंने बताया जेड की यहाँ पर डेफिनेशन। देखो सही दिशा में अभिविन्यास व पर्याप्त न्यूनतम ऊर्जा। देखो सबसे पहली तो बात हो गई अभिकारक के अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए उनका अभिविन्यास क्या होना चाहिए, सही, व पर्याप्त न्यूनतम ऊर्जा। न्यूनतम ऊर्जा क्या होनी चाहिए, दहलीज ऊर्जा। धारित क्रियाकारण अणु जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं प्रभावी संगठित अंश कहलाते हैं। जो उत्पाद में परिवर्तित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रभावी संगठित अंश, जिसे अपन एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्रभावी संगठित अंश की डेफिनेशन क्या होगी कि जिनके पास में सही विन्यास है और जिनके पास में दहलीज एनर्जी है जो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, प्रभावी संगठित अंश कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर, देखिए इसी के अंदर है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। देखो अभिक्रिया का वेग ताप पर भी निर्भर करता है। देखो एक प्रेक्षण के अनुसार, यहाँ पर एक जो टेस्ट या फिर यहाँ पर कह सकते हैं प्रैक्टिकल हुआ उसके अनुसार, अगर किसी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी अभिक्रिया का 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाओ और उसका वेग कितना हो जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। इसे ताप गुणांक कहते हैं। तो ताप गुणांक की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक सामान्य प्रेक्षण के अनुसार किसी अभिक्रिया मिश्रण का 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इसे ताप गुणांक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ताप गुणांक T + 10 डिग्री यहाँ पर लिख रखा है हमने, T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक, T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक, तो अभिक्रिया मिश्रण का तापमान कितना बढ़ जाएगा, 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अणु की औसत गतिज ऊर्जा। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अपन कोई भी जल है, ठीक है, अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उबलता है तो उसके अणु की गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अणु की औसत गतिज ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। जिससे देखो अगर गतिज ऊर्जा ये मूवमेंट ज्यादा होगा तो आपस में टकराएंगे ज्यादा तो इनकी फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ से सीधा यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया के अभिकारक अणु की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाली संघटक या टक्करों की संख्या में भी वृद्धि होती है। कुल मिलाकर के ये हो गया कि अपने पास में टक्कर आवृत्ति या कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, डायरेक्ट समानुपाती होती है किसके, तापमान के। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती, अभी बताया मैंने, औसत गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। एक प्रेक्षण ये भी कहता है कि 300 केल्विन से 310 केल्विन बढ़ाते हैं तो उसके 3 गुना वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो संगठन सिद्धांत के अनुसार समस्त संगठन का मात्र कुछ अंश ही रासायनिक परिवर्तन करने में सक्षम। मैंने बताया अभी कि क्रियाकारक के अणु सारे के सारे तो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे, जो उत्पाद में परिवर्तित होंगे वही क्या कहलाएंगे, प्रभावी टक्कर। मतलब ऐसी टक्कर जिसे क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे प्रभावी टक्कर कहलाती है। यदि संगठन से उत्पन्न ऊर्जा दहलीज ऊर्जा से कम हो, ध्यान देना, संगठन या मतलब टक्कर से
अपने पास में टक्कर करवाई और उसके बाद में भी ऊर्जा जो मिली है टक्कर से वो दहलीज ऊर्जा से कम है, तो ऐसी संगठित रासायनिक परिवर्तित करने में सक्षम नहीं होती है, इसे अप्रभावी टक्कर कहते हैं। देखो मतलब जिसमें क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे तो वो तो हो गई प्रभावी टक्कर, और जिसमें क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होंगे वो क्या कहलाएगी, अप्रभावी टक्कर कहलाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा, दोबारा देख सकते हो। देखिए अभिक्रिया में अगर देखो ताप गुणांक की परिभाषा, अभिक्रिया मिश्रण में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, इसे ताप गुणांक कहते हैं। इसी के साथ में अगर ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्कर भी क्या होगी, बढ़ेगी। टक्कर बढ़ेगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी या फिर टक्कर आवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा ऐसी टक्कर जिसमें क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो वह प्रभावी टक्कर, और ऐसी टक्कर जिसमें क्रियाकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं होते हैं वह अप्रभावी टक्कर कहलाती है। नेक्स्ट है मोस्ट टॉपिक मैक्सवेल बोल्ट्जमान आरेख। देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्या आरेख क्या करता है। देखो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान आरेख है, इधर देख लो एक बार। देखो यह है ऊर्जा जो अपने पास में क्रियाकारक अणु के पास में, उसके बारे में, और अणु का अंश जो उत्पाद में परिवर्तित होता है उसके बीच में एक ग्राफ खींचता है। देखो ग्राफ कैसे खींचता है, देखो यहाँ से एक तरह से एनर्जी बैरियर हो गया, मतलब दहलीज ऊर्जा होगी। दहलीज ऊर्जा जो पार करेगा वही क्या कहलाएगा, प्रभावी संगठित करने योग्य ऊर्जा युक्त अणु का अंश। मतलब इन अणुओं ने यहाँ पर उत्पाद में परिवर्तित हुए हैं। कैसे हुए हैं, ये अणु टक्कर, इन अणु के बीच में टक्कर कैसे हुई है, प्रभावी टक्कर हुई है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखो इसी के बारे में बात करते हैं अपन। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अंदर देखो मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्या कहता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान के अनुसार सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जाएं समान नहीं होती। देखो अभी मैंने बताया कि क्रियाकारक के अणु जितने भी होंगे उनके टक्कर के करने के बाद में सभी की ऊर्जा समान नहीं होगी। तो देखो अणुओं में परस्पर संगठित होते रहते हैं जिससे एक दूसरे को अपनी ऊर्जाएं स्थानांतरित करते रहते हैं। अब एक चीज और देना, देखो कोलिजन थ्योरी मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्या कहता है कि ये टक्कर, इन अणुओं ने टक्कर की है, टक्कर करने के बाद में कुछ अणुओं की ऊर्जा ज्यादा होगी, कुछ अणुओं की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। लेकिन टक्कर करने के बाद में ये अणु एक दूसरे को ऊर्जा स्थानांतरित या ट्रांसफर करते हैं। यदि अणु की ऊर्जा व धारित ऊर्जा युक्त अणु के अंश में पर्याप्त आरेख खींचा जाए, देखो वही बात होगी, एक तो खुद अणु की ऊर्जा, एक दूसरी उसने उससे धारित किया फिर अर्जित की है, उसके बीच में अपन ग्राफ खींचते हैं, अंश के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो उपयुक्त आरेख खींचा गया है। जो मैंने पीछे दिखाया है वो मैंने आरेख ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने खींचा है। यह ऊर्जा आरेख मैक्सवेल बोल्ट्जमान आरेख कहलाता है। यहाँ ई न्यूनतम दहलीज ऊर्जा है, यहाँ पर ई जो मैंने पीछे दिखाई थी वो क्या है, न्यूनतम ऊर्जा है। किसकी, दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा ई का मान जितना कम होगा उतने, देखो एक चीज और देखो अपने पास में, जैसे मैं बात करता हूँ ये कोई बैरियर है, दूसरा बैरियर ये है। देखो अगर दहलीज ऊर्जा का मान कम होगा तो वहां पर उत्पाद में परिवर्तन जल्दी होगा, क्रियाकारक उत्पाद में जल्दी परिवर्तित होंगे। दूसरी बात, दहलीज ऊर्जा का मान ज्यादा होगा तो क्रियाकारक उत्पाद में क्या होंगे, कम परिवर्तित होंगे। तो सबसे पहली बात होगी कि दहलीज उत्पाद में दहलीज ऊर्जा का मान जितना कम होगा उत्पाद उतना ही ज्यादा होगा, वहां पर प्रभावी टक्करों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। देखो यहाँ पर लिख रखा है दहलीज ऊर्जा का मान, देखो मेरे यहाँ पर ये दहलीज ऊर्जा मान कम है तो यहाँ पर टक्करों की संख्या भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर दहलीज ऊर्जा का मान क्या है, दहलीज ऊर्जा का मान क्या है, ज्यादा है। देखो दहलीज ऊर्जा ई का मान जितना कम होगा, इसका मान जितना कम है वहां पर टक्करों की संख्या ज्यादा है, इसका मान जितना ज्यादा है टक्करों की संख्या क्या है, कम है, क्योंकि उत्पाद में परिवर्तन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इस ग्राफ को भी आपको याद रखना है। देखो अभी मैंने बताया T1 और T2 देखो अणुओं का अंश जो उत्पाद में परिवर्तित हुआ है और यह है ऊर्जा। देखो सबसे पहले कोई भी टेम्परेचर मान लेता हूँ T1 पर ये यहाँ पर एक ऊर्जा अवरोध हो गया जिसको अपन एनर्जी बैरियर कहते हैं। ये वाला ग्राफ मिल गया, कौन सा, देखो ये वाला है। मेरे पास में एक दूसरा टेम्परेचर है T2। अभी T2 टेम्परेचर कौन सा है, T2 इक्वल टू है T1 प्लस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी बताया मैंने, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर
देखो T1 पर ये ग्राफ मिल रहा है, T2 पर ऊर्जा अवरोध क्या हो रहा है, एक तरह से दहलीज ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो T1 का तो उत्पाद ये मिल रहा है और T2 का उत्पाद अपने पास में क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो देखो T1 वाला तो ये वाला हो गया, इसमें उत्पाद क्या है, कम है, जबकि T2 पर उत्पाद क्या है, ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि अपन ने अभिक्रिया का टेम्परेचर क्या कर दिया है, 10 डिग्री बढ़ा दिया है। यहाँ पर लिख रहा है T2 इक्वल टू T1 प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो T1 पर ग्राफ मिलेगा ABCD छोटा वाला, जबकि T2 पर मिलेगा ABEF। क्यों मिलेगा, क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण का तापमान अपन ने कितना बढ़ाया है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, जिससे अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ गया, 2 से 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब अपन लास्ट क्लास के अंदर जो अपना जो चैप्टर बच रहा है इसको अपन पूरा करेंगे। ठीक है।